गुड इवनिंग सर। रिकॉर्डिंग मैसेज स्टार्ट हुआ है क्या? एक बार देखो तो। यस सर। ओके सर, ठीक है सर। ओके सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। चलो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली कंपनी लॉ का क्लास है और हम लोग कंपनी लॉ में बेसिक्स में बात कर रहे हैं। और बेसिक्स में हम लोग एक ऑलमोस्ट एक स्टेज में है करेंटली। जिन लोगों का बेसिक्स में स्टार्टिंग कुछ लेक्चर्स मिस है उनको मैंने लिंक शेयर कर दिया। अगर बाई चांस मैं किसी को कंपनी लॉ का बेसिक्स का प्रीवियस लेक्चर्स शेयर नहीं किया, मुझे एक बार बताओ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, वापस। और आप लोग एक बार स्टार्टिंग से जो लेक्चर्स छूट गया या फिर किसी कारण से नहीं हुआ, एक बार कर लो सर। ठीक है। अच्छा, तो फिर आज क्या बात करना है सर? आज ये बात करना है कि लास्ट दिन हम लोग एओए एंड एमओए के बारे में बात किया था। याद है आप लोगों को? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन याद आ रहा है? बोलो यस और नो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या सर? ये क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ काफी डिटेल्स डिस्कशंस किया है ना। ये मेमोरेंडम क्या है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल्स डिस्कशंस किया आप लोगों के साथ। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग सचिन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मेमोरेंडम क्या होता है सर? सर मेमोरेंडम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, याद है ना? मैंने आप लोगों को पेटीएम के मेमोरेंडम के बारे में बात किया था। आई होप आप लोगों को याद है। पेटीएम, टाटा पावर, मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ डायरेक्टली पेटीएम को उठा के बात किया था कि देख लो कि सर ये जो 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेटीएम का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वहीं से आप लोगों को दिखाया था कि कंपनी का ओरिजिनल एमओए कैसे देखने में लगता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का ओरिजिनल एमओए कैसे देखने में होता है। ठीक है, तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होता है, इनकॉर्पोरेशन मतलब सर, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने आप को बिजनेस के लिए रजिस्टर करता है, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेट होना। ठीक है, यस नवनील, गुड इवनिंग। ओके, तो बेसिकली ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के टाइम पे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होना बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है सर, है ना? बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये डिस्कशंस मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो फिर आज क्या ऐसा करने वाले हैं सर? सर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये एमओए और एमओए एओए का पावर क्या है, जो आप लोगों को पता है। लेकिन कुछ स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल डॉक्ट्रिन है। क्या बोलेंगे इसको? डॉक्ट्रिन। ध्यान से समझना सर, ये जो डॉक्ट्रिन है ये फाउंडेशन लेवल एज वेल एज इंटरमीडिएट लेवल, हर लेवल में काम आता है। मतलब चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर कर रहे हो, सीएमए इंटर का पढ़ाई कर रहे हो, या फिर अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हो, सीएस एंट्रांस में हो, ये डॉक्ट्रिन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। मतलब ये कंपनी लॉ का बेसिक्स के अंदर भी आता है और ये एडवांस लेवल डिस्कशंस भी करता है। तो क्वेश्चन इज दैट, ये जो एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे ये देखो सर, ये पेटीएम का मेमोरेंडम है। इसमें मेमोरेंडम में मैं आपको बताया था कि पेटीएम का एमओए एओए के अंदर मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था। ये देखो सर, ये कंपनी क्या है, किस लिए आया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सर इसको। जैसे देश को चलने के लिए देश का संविधान होता है, वैसा ही कंपनी को चलने के लिए कंपनी का संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। कंपनी जो कुछ भी करता है, कंपनी जो कुछ भी करता है एज पर एमओए करता है सर। और डे टू डे कंपनी जिस तरह से अपने आप को मैनेज करता है, डे टू डे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को जिस हिसाब से मैनेज करता है, उसे एओए कहा जाता है। यू कैन से इट्स लाइक अ रूल बुक। और मैंने आप लोगों को बोला भी था, आप कंपनी के साइट में जाके भी या गूगल में जाके भी आप कंपनी का एओए एमओए डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल कैसे क्या होता है, कैसे कंपनी अपना मीटिंग करता है, जनरल मीटिंग करके अपना ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाते हैं, है ना, ये भी मैंने डिस्कशंस किया था, है ना।
कि किस तरह से कंपनी ऑथराइज कैपिटल इंप्रूव करते हैं, ये डिस्कशन हुआ था। ये देखो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, बेसिकली रेगुलेशंस के बारे में बता रहे थे कि कंपनी रेगुलेट कैसे होगा, कंपनी रेगुलेट कैसे होगा। तो ये डिस्कशन है यहाँ पर पूरा का पूरा। और मैंने लास्ट दिन आपको ये भी बताया था आप लोगों को कि सर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फीचर्स क्या होता है और मेमोरेंडम का फीचर्स क्या होता है। लेकिन आर्टिकल में मैं फिर से बात करूंगा, बट बिफोर दैट आर्टिकल में जाने से पहले मैं एक बार आप सबसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो पॉइंट है एक बार वापस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है ना, याद होना चाहिए कि मेमोरेंडम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, जैसे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव, जिसको क्लॉज कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है, ठीक है, कंपनी का ब्रांच के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। ये देखो अगर मैं इसी में आपको दिखाऊं, ये देखो द मेन ऑब्जेक्ट टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन आर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाया था लास्ट दिन भी, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, डिजाइनिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। अरे पेटीएम रे बाबा, इस पेटीएम को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ये जो पेटीएम है ना, इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पेटीएम का यूज बहुत फेमस है ना। जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशंस करते हैं उनको पेटीएम के शेयर के बारे में नॉलेज होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली, ठीक है। तो पेटीएम कैसे आया था, पेटीएम जब आया था उसके बिजनेस के बारे में क्या क्या बोला था, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव लेके आया था, ठीक है, वो सारा मैटर कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर बताता है, ठीक है। to carry on the business of developing, designing, importing, exporting software products, services including telecom related softwares, services becoming service provider of internet, telecommunications, radio, television, any other distribution, broadcasting activity जो गवर्नमेंट परमिट कर रहा है। उसके साथ और भी अगर कुछ ऐड होता है, जैसे कि टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, प्रोवाइडिंग सर्विस इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वेब बेस्ड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। याद है आप लोगों को मैं बोला था कि पेटीएम जब आया था ना, तो पेटीएम पहले पेटीएम नहीं था, पहले उसका नाम था कंपनी का 197 कम्युनिकेशन। ये देखो ये पेटीएम है, ये पेटीएम है, आपको दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। लेकिन पेटीएम का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखो एक बार पेटीएम का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या दिखाई दे रहा है सर, 197 कम्युनिकेशन। ये स्टार्टिंग में क्या करता था, विजय शेखर शर्मा जो इसका ओनर था, मैं लास्ट दिन भी बोला था इसीलिए मैं उसी को वापस कंटिन्यू किया। तो विजय शेखर शर्मा 2000 में इसको स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में ना ये पेटीएम बेसिकली 197 कम्युनिकेशन रिजल्ट आउट करता था, ठीक है। जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो रिजल्ट होता है, जैसे मानो प्रोफेशनल एग्जाम का जो रिजल्ट होता है, स्कूल कॉलेज का रिजल्ट जो होता है, मेनली ये सब फील्ड में इसका मेन फोकस होता था। धीरे धीरे कंपनी अपना जो एरिया है उसको बढ़ाया, ठीक है, धीरे धीरे अपना अप्रोच को बढ़ाया और समय के साथ साथ डिजिटल पेमेंट कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड काफी डेवलप किया, इंडिया में भी डेवलप किया। और ये डिजिटल पेमेंट कॉन्सेप्ट में या पेमेंट बैंक के कॉन्सेप्ट में पेटीएम धीरे धीरे एक काफी इंपॉर्टेंट एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के नाम पे सामने आया सर। तो ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ काम कंपनी करता है और ये सारा काम कंपनी को ना टाइम टू टाइम बताना पड़ता है, कंपनी को टाइम टू टाइम बताना पड़ता है। और ये सारा काम कहाँ लिखा रहता है, ऑब्जेक्टिव में लिखा रहता है, ठीक है। और इसके लिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लॉज देखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज देखना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूरा लंबा लिस्ट है। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल और एंसिलरी, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ, मेन ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड और क्या ऑब्जेक्ट है उसको भी कंपनी यहाँ पर लिखता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर, ये तो देखो डिटेल्स एमओए है, अगर आप नोट्स को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख पाओगे। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है कंपनी लॉ का, मुझे एक बार याद दिलाना सर, मैं आपको शेयर कर लूंगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें अगर आप देखें ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें कंपनी देखो क्या करता है, जो मैं बताया था आप लोगों को, कंपनी अपना नाम क्या है, नेम क्लॉज, ठीक है, मेमोरेंडम में कंटेंट रहता है। फिर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये देखो कंपनी अपने नाम के बारे में बताता है, ठीक है, नाम में नेम क्लॉज में लिखा रहता है लास्ट वर्ड, लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, क्या कंपनी है ये, ठीक है, पीबीटी एलटीडी है, पब्लिक लिमिटेड है, सिंपल लिमिटेड है, या सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 मतलब जो एनपीओ होता है उसको सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है, मतलब जिसका ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव होता है। चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं आता है, जैसे कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल्स, किसी भी तरह का एनजीओ, ठीक है,
ये जो एनपीओ, एनजीओ, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना सर, इसका प्रॉफिट करने का मकसद नहीं होता। प्रॉफिट जो करता है ना, जो भी प्रॉफिट वो करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट पे लगाएगा। मतलब उस पैसे से कोई प्राइवेट बिजनेसमैन की तरह मतलब क्या बताऊं सर आपको, मतलब लग्जरी में खर्चा नहीं कर सकता वो जो भी है, अगर अगर प्रोमोटिंग उसका ऑब्जेक्ट होता है प्रोमोटिंग रिलीजियन, प्रोमोटिंग एजुकेशन, प्रोमोटिंग हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है, वो सोसाइटी के डेवलपमेंट पे काम करता है, ठीक है। और अगर ऐसा अप्रोच है ना तो उसको अपना प्रॉफिट को उसी में खर्चा करना होता है। तो ऐसे कंपनीज को सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। और अगर आप लोग कंपनी लॉ का स्टार्टिंग 2-4 क्लास देखते हो ना, तो आपको उसके अंदर सेक्शन 8 का डिटेल्स डिस्कशन मिलेगा सर, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि कंपनी अपनी मेमोरेंडम के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं, अपने नेम के बारे में बताते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसके बारे में बताता है, ठीक है, कंपनी का लाइबिलिटी के बारे में बताता है, कंपनी के कैपिटल के बारे में बताता है, ठीक है। ये सब मैंने लास्ट क्लास बोला था आप लोग, ठीक है ना। तो फिर आज क्या बताना है सर, वही मैं आपको बोला ना, डॉक्ट्रिन के बारे में बताना। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी हैं डॉक्ट्रिन के अंदर, जो आपको मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। और डॉक्ट्रिन का नाम है सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सर ये वायरस VIRUS नहीं सर, दिस इज VIRES, ठीक है। इसको भी वायरस ही बोलते हैं या वायरस, जो भी बोलो आप, ठीक है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, आप अगर प्रोनाउंसिएशन देखना चाहते हो गूगल में जाके प्रोनाउंस देख लो, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड पावर, सिंपली बियॉन्ड देयर पावर। इसका मतलब क्या कि कोई भी कंपनी, जैसे कि पेटीएम, जैसे कि टाटा पावर, जैसे कि कोई भी, मैं आपको क्या नाम बताऊं सर, कंपनी का लिस्ट बड़ा पड़ा है। मतलब इतना कंपनी है, जैसे मानो अगर मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट लिस्टेड का ही बात करूं, सिंपल मैंने सिर्फ BSE लिखा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिखा मैंने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना कंपनी लिस्टेड है पता है? ये देखो, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,500 कंपनी लिस्टेड है। NSE में देखना चाहते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 2,000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। मतलब जस्ट स्टॉक एक्सचेंज में जो पब्लिक भी जिसपे शेयर ट्रेडिंग होता है, ऐसा ही कंपनी 7,000 के ऊपर है। समझ रहे हैं ना, ऐसा कंपनी 7,000 के ऊपर है। तो फिर प्राइवेट कंपनी तो बहुत सारा है, लाख लाख प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, नॉर्मल पब्लिक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इसके बारे में भी मैंने कंपनी लॉ के स्टार्टिंग में बताया कि पब्लिक कंपनी होने से ही आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो वह पब्लिक कंपनी बन जाता है, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी भी पब्लिक कंपनी है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक के पैसे से ही कंपनी चलाते हैं। बट जरूरी नहीं कि हर गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी हो, नॉट नेसेसरी। बट पब्लिक कंपनी के नाम के बगल में पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है, प्राइवेट कंपनी के नाम के बगल में प्राइवेट लिमिटेड PVT LTD लिखा होता है। और अगर कोई NPO या NGO चलाते हैं उसमें कोई लिमिटेड या ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो NPO के नाम पे रजिस्टर्ड रहता है या NGO के नाम पे रजिस्टर्ड रहता है ना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट नाउ? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये कहता है द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस सिंपली बियॉन्ड देयर पावर्स। The legal phrase ultra virus is applicable only to acts done in excess of the legal power of the doers. This presupposes that the powers in their nature are limited. That means कंपनी अपने MOA के ऊपर जाके काम नहीं कर सकता। जैसे एक कंट्री अपने संविधान के ऊपर जाके काम नहीं कर सकता। बात समझे सर, ठीक है। अब अगर कोई संविधान में चेंजेस लाना है तो क्या करना होगा? रेजोल्यूशन पास करना होगा, एक्ट लाना होगा, बिल पास करना होगा, संविधान में अमेंडमेंट लाना होगा। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास करते हो, जैसे कि कौन कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास? CS एंट्रेंस के स्टूडेंट्स करते हैं, CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स लोग करते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होता है सर। बाकी लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली उतना दिया नहीं है CA-CMA में, ठीक है। बट अगर कोई शौक से करना चाहता है तो मुझे बताए, मैं उनको बताऊंगा, ठीक है। तो संविधान जानना चाहिए, ऐसे संविधान जानना सबका अधिकार है सर, आप सबका राइट है संविधान के बारे में नॉलेज रखना, राइट भी है ड्यूटी भी है, ठीक है। तो संविधान जानो सर। पर ठीक है, अभी संविधान के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता कि एक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाके काम नहीं कर सकता। अगर कुछ चेंजेस करना है कॉन्स्टिट्यूशन पे तो पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ता है, बिल पास करना पड़ता है, ठीक है। मतलब पहले बिल, फिर बिल से एक्ट, फिर जाके वो एक्ट लागू हो सकता है। अगर बिल एक्ट ना बनता
तो कभी भी वो एक्ट लागू नहीं हो सकता। जैसे अगर आप लोगों को खबर है कि नहीं, आई डोंट नो, अगर आप लोग कमर्शियल न्यूज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कनेक्टेड होते हो तो पता चलेगा। जैसे आजकल जीएसटी जीएसटी आप लोग सुनते हो, बट ये जीएसटी भारत में पहले नहीं था। पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, जो लोग टैक्स का क्लास करते हैं उनको पता होता है। बट आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जीएसटी 2017 से आया, 2017 से आया सर, 2017 1 जुलाई। बट एक इंटरेस्टिंग खेल क्या जानते हो सर, ये जीएसटी एक्ट को पास करने में गवर्नमेंट बात कर रहा है कब से, 2000 से। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे भारत का, तब से ये जीएसटी एक्ट आने के बारे में बात हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल में कंप्लीट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रहा था। कंप्लीट गवर्नमेंट मतलब कोई एक सिंगल पार्टी मैक्सिमम वोट लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो क्या प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा है ना। वोट, कोई भी एक्ट पास करने के लिए, बिल पास करने के लिए मैक्सिमम मेजोरिटी का क्या चाहिए, मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो मेजोरिटी सपोर्ट नहीं होगा ना, तो आप एक्ट पास नहीं कर सकते। तो जीएसटी पास होते होते देश का टैक्स सिस्टम में बदलाव आते आते 17 ईयर्स लग गया सर, 17 साल। फिर जाके अब क्यों हुआ, 2014 में मेजोरिटी गवर्नमेंट आया। बहुत दिन बाद इंडिया में बीजेपी का एक पावरफुल गवर्नमेंट आया। वो गवर्नमेंट अपने दम से कर सकता है, उनके पास मैक्सिमम मेजोरिटी पावर होता है, तब जाके वो एक्ट पास कर रहा है। और बहुत सारा किया, जैसे कि कश्मीर में 370 का जो धारा था, ऐसा बहुत सारा चीज आप लोग जानते हो। ठीक है, और खबर भी रखा करो। ठीक है, 370 को हटाया, फिर वो ट्रिपल तलाक के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसको हटाया। तो ऐसा बहुत सारा मुद्दा है। ठीक है, रिसेंटली एक फार्म बिल को लेके, एग्रीकल्चरल मैटर को लेके एक बिल लाने का बात हो रहा था, लेकिन बिल आ जाता, बिल पास भी हो गया था, लेकिन प्रोटेस्ट के कारण नहीं आया। अब देखो, आप लोगों को पता है नहीं है वो अलग बात, बट प्रोटेस्ट क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या रीजन था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं बस आपको इतना कहना चाहता, चाहे ये देश का संविधान का मैटर हो, चाहे एक कंपनी का संविधान का मैटर हो, कोई भी देश, कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर पाता है। अगर जाना है तो रिजोल्यूशन पास करना है, बिल पास करना है, एक्ट पास करना है, तब जाके कर सकता है। मैं आपको थोड़ा बड़ा पैरामीटर में बात करने का कोशिश किया। अब मैं आपको कंपनी पे लेके आ जाता हूँ। अब देश को थोड़ा साइड में रख दो सर 2 मिनट के लिए, कंट्री साइड में कर दो, संविधान को साइड में कर दो, जस्ट फोकस ऑन कंपनी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे सोचो, धीरे धीरे समझो, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, एक लीगल फ्रेज है, अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल, ये सब लैटिन फ्रेज है सर। ठीक है, अल्ट्रा वायरस इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट done in excess of legal powers of doers. This presupposes that the powers in the nature are limited. It is a fundamental rule of company law that object of a company as stated, कहाँ बोला जाता है, मेमोरेंडम में। अब आप बोलोगे कहाँ है मेमोरेंडम, दिखा है तो आपको, किसी भी कंपनी का एमओए ढूंढ सकते हो। ये रिलायंस का एमओए है, सॉरी ये पेटीएम का एमओए है। मेरे पास और एक एमओए था, टाटा पावर, ये टाटा पावर का एमओए है, पुराना कंपनी है, बट लेटेस्ट 24 जून का रिपोर्ट है ये देखो कब से इनकॉर्पोरेट हुआ है टाटा पावर। एनर्जी बनाता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह करता है। 8th ऑफ सितंबर, 18th ऑफ डे ऑफ सितंबर, 18 तारीख को, अरे सितंबर, ये तो सितंबर चल रहा है, 1919, 1919 का है, बहुत पुराना। तब कंपनीज एक्ट 1913 चलता था, ब्रिटिश पीरियड था, तब कंपनीज एक्ट 1913 चलता था, बहुत पुराना बात। टाटा है सर, 1919 से टाटा पावर है। उसके बाद उसी तरह से टाटा पावर अपने आप को अमेंडमेंट करते करते, फिर जैसे जैसे कंपनीज एक्ट बदला, देश इंडिपेंडेंट होने के बाद 1956 एक्ट आया, फिर लेटेस्ट में 2013 एक्ट आ गया। अब उसी एक्ट के अंदर ये भी काम कर रहा है, बट इसका कंपनी आया था 1919 में, और तब से इसका एमओए बना हुआ है। अगर कभी बीच में चेंज हुआ है ना, तो रेजोल्यूशन पास किया, तब जाके अपना अमेंडमेंट, मतलब जो भी अमेंडमेंट आता है लॉ में, इसलिए बोलते हैं लॉ में अमेंडमेंट आता है। अमेंडमेंट मतलब ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, बिजनेस चेंज हो सकता है, तो कंपनी को सब कुछ बताना पड़ता है।
कंपनी का मन मर्जी नहीं चलता कि मेरा मन है मैं कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ करोगे तो मतलब आपको उसका राइट लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा, मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना सर? धीरे धीरे पूरा आ जाएगा, मैं कुछ केस स्टडीज करूंगा अभी। तो इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ दैट ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंपनी एज स्टेटेड, जो कहा बोला जाता है अपने एमओए के अंदर, in its memorandum can be departed from to the extent permitted by the act, thus far and no further. In consequence, an act done or a contract made by the company, अगर कोई कंपनी कोई काम करता है, act done, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है जो बेसिकली एक्ट के अंदर ही आता है, मतलब कंपनी जो कर रहा है, ठीक है, which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company, is wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company. On this account, a company can be restrained from employing its fund for purposes other than those sanctioned by the memorandum. मतलब बहुत सिंपल है। मानो कि आप किसी से पैसा ले रहे हो, फंड ले रहे हो, आप ये बोल के ले रहे हो कि आप मोबाइल बनाओगे, आप ये बोल रहे हो कि आप मोबाइल बनाओगे, लेकिन आप मोबाइल बनाने की जगह कंप्यूटर बना रहे हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो दूसरा कुछ, या फिर आप सॉफ्टवेयर पे यूज ही नहीं कर रहे हो, आप कोई नॉर्मल दूसरा बिजनेस कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल आप टी कॉफी का बिजनेस कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव मोबाइल का है, कहाँ टी पे कर रहे हो। ऐसा एक रिसेंट केस हुआ है, कोई बता सकते हो? ऐसा एक रिसेंट प्रॉब्लम हुआ है हमारे देश में, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैं आपको क्या बताऊं, केस स्टडीज भरा पड़ा है रिसेंट में। एक कंपनी है सर, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, स्कैंडल है स्कैंडल, देखो देखो क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। चलो देखते हैं कुछ पता चलता है कि नहीं। देखो सर, कार्वी हैदराबाद बेस्ड एक बहुत पुराना स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, ठीक है, काफी अच्छा काम करता था, काफी अच्छा डेवलपमेंट काम करता था, लेकिन पता नहीं रिसेंट ट्रेंड में ऐसा क्या हो गया, इसको कौन आ गया मैनेजमेंट में। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, इसके पास बहुत पावर है। गवर्नमेंट आजकल ईडी पे जो पावर दिया है ना, क्या बताऊं आपको, इसने इट हैज फ्रोजन शेयर्स worth ₹700 crore आफ्टर रेड्स अगेंस्ट कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। ब्रोकिंग फर्म है, स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग फर्म था। पार्थसारथी एंड अदर एज पार्ट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट देम। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया था। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मतलब आपका पैसा बेसिकली ब्लैक मनी के तौर पे गलत गलत लोगों के पास पहुंचता है, ठीक है। On September 22, the ED had raided 6 locations in Hyderabad and on various premises of Karvi Group of companies, connected entities and residential premises of C Parthasarathi, जो बेसिकली कंपनी का मतलब मैनेजिंग फॉर्म में थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया था वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। 700 करोड़ सीज तो गया था। ये खबर यहाँ पर है क्या, ये खबर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बेसिकली केस मुझे याद है, बट फिर भी मैं आपको खबर बताना चाह रहा था। हाँ ये पर कुछ है, ये देखो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था सर, ग्रॉस इरेगुलरिटीज एंड ऑल द इलीगली टेकन लोन्स हैव बिकम एनपीए। मतलब क्या है, कंपनी लोन लिया था और लोन के लिए कंपनी क्या किया था, ये ब्रोकिंग फर्म है ना, तो ब्रोकिंग फर्म के पास क्या रहता है, जो कंपनी के मतलब जो अकाउंट होल्डर है, मतलब मानो कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपका डीमैट अकाउंट होता है। तो आप कार्बी के पास आप क्या क्या ओपन किए सर, मानो कि कार्बी के पास आपने स्टॉक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया। अब उस स्टॉक अकाउंट को, उस स्टॉक अकाउंट मतलब ब्रोकिंग अकाउंट जो है, डीमैट अकाउंट जो है, डीमैट अकाउंट कंपनी के पास जो है, वो कंपनी के लिए नो डाउट एसेट है, बट ये क्लाइंट का है, ठीक है। ये देखो, द मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ बिगन आफ्टर बैंक्स complained the Karvi group availed large amount of loan by illegally pledging their client shares। 2800 करोड़ का शेयर, क्लाइंट का शेयर प्लेज करके लोन लिया था। बात को समझे, मतलब ये राम श्याम येदू मधु किसी का शेयर है, कंपनी डीमैट अकाउंट है, मानो कि ऐसे मेरा भी फैमिली मेंबर में किसी का कार्बी में अकाउंट था, ठीक है। तो लेकिन सर डोंट वरी, पैसा मिल गया, ठीक है, हम लोग का जो भी शेयर था वो मिल गया, वो प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफर हो गया, लेकिन कंपनी ने करप्शन किया था। कार्बी के पास ये पावर नहीं है कि कार्बी के पास मेरा अकाउंट है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बी मेरा अकाउंट में जो भी शेयर्स है उसको प्लेज करके, प्लेज मतलब क्या, मतलब
गिरवी रख के, आप ऐसा बोल सकते हो इट्स लाइक मॉर्गेज, ठीक है, उसको प्लेजिंग करके कंपनी लोन ले रहा है। ये लोन लीगल लोन नहीं है, क्योंकि ये जो क्लाइंट का शेयर है ना, क्लाइंट का शेयर कार्बी का नहीं है, कार्बी का ये पावर नहीं है, ये बियॉन्ड पावर हो गया। यस एनीवन, कोई क्वेश्चन है क्या? बोलिए सर, एनी क्वेश्चन? ऐसा लगा मुझे। ठीक है सर, तो ये डिटेल्स केस आप देख सकते हो बाद में, ठीक है, ये सब खबर आता रहता है, ये सब स्कैंडल्स है, और ये सब कॉर्पोरेट स्कैंडल, ठीक है। ये सब स्कैंडल के साथ आप लोग अगर कनेक्टेड रहोगे, आपको समझ में आएगा कि बिजनेस लेवल में क्या क्या प्रॉब्लम होता रहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कोई भी कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड जाके नहीं कर सकता, ये अल्ट्रा वायरस है, ठीक है। सो चलो आ जाते हैं बेसिक लेवल में वापस। मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो बता दिया, मुझे याद आ गया, इसे मैं याद करके नहीं बैठा था सर, रैंडमली याद आया तो आपको रैंडमली बोला, ठीक है। ऐसा और भी कुछ बाद में याद आएगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है। इतना चीज रेडी करके बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है सर, ठीक है, प्लानिंग करके नहीं हो सकता। चलो आगे देखते हैं, जिंदगी में प्लान करके कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ कुछ करने का इच्छा होना चाहिए, तो फिर सब कुछ हो जाता है। देखो सर, शायद बात समझ में नहीं आया, छोड़ दो, मेरा ये सब बीच बीच में मैं कुछ उल्टा सीधा बकता रहता हूँ, ये सब बात को ध्यान मत दीजिएगा। तो क्या बात है सर, ऑन दिस अकाउंट ए कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड फॉर द पर्पस अदर देन दोज सैंक्शन्ड बाय द मेमोरेंडम। मतलब जिस पर्पस के लिए आपका बिजनेस है, आप उस पर्पस के लिए लोन लेते हो, ये आपको अलाउड है। या फिर उस पर्पस के लिए आप किसी से फंड लेते हो कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर बिजनेस है, मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए करूंगा। लेकिन हाँ हेलो, किसी का अनम्यूट है, बोलो सर, कुछ पूछना चाहते हो? एनीवन? ठीक है सर, नहीं क्वेश्चन है तो करो, नो इशू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि आप अपने पर्पस के हिसाब से, अपने मेमोरेंडम के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करो, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके काम नहीं कर सकते आप। और अगर करते हो तो परमिशन करो पहले, रिजोल्यूशन पास कराओ पहले, अगर वहां पर सब कुछ फिलफिल होता है तब जाके मौका हो सकता है, अदरवाइज नहीं। इट कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम वन इट इज ऑथराइज टू कैरी ऑन। जो अथॉरिटी आपको नहीं है उसके लिए आप फंड रेज नहीं कर सकते। The impact of doctrine of ultra virus is that a company can neither be sued on an ultra virus transaction nor can it sue on it। अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस पे ना तो कंपनी पे केस हो सकता है, ना ही कंपनी किसी पे केस कर सकता है। आई विल अंडरस्टैंड धीरे धीरे। Since the memorandum is a public document, it is open to public inspection. Therefore, when one deals with a company, जब आप कंपनी के साथ डील करते हो, one is deemed to know about the powers of the company। सर ये क्या बात है? आप अगर कंपनी के साथ डील करते हो, मानो कि कोई कंपनी है, वो आपको बता रहे कि मैं आपसे ये फंड लूंगा और मैं ये काम पे लगाऊंगा, लेकिन आपने सिर्फ उसके मुंह के बात पे ये बिलीव कर लिया। लेकिन आपको क्या चेक करना चाहिए जानते हो सर? आपको चेक करना चाहिए कि क्या कंपनी जो बात कर रहा है, क्या उसका पावर है उसको करने का। सिर्फ ओरल बातों पे इस तरह का डील में भरोसा नहीं करना चाहिए सर। आपको जेन्युइन डॉक्यूमेंट देखना चाहिए कि भाई आप बता रहे हो कि आप 500 करोड़ 700 करोड़ उठाना चाहते हो, बहुत अच्छा है, मैं आपको फंड दूंगा, मेरे पास पैसा है, मैं आपको फंड दूंगा, मैं आपके साथ डील करूंगा, बट देख लो भाई, देख लो कि कंपनी के पास इसका अथॉरिटी है कि नहीं, क्या कंपनी का मेमोरेंडम इस काम का इजाजत इसको देता है कि नहीं, जब इसने इनकॉर्पोरेट किया था या फिर बाद में अगर अमेंडमेंट किया था। वैसे पेटीएम बार बार अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया है, मतलब एडिशन किया है, तो जब जब एडिशन किया है तब तब पेटीएम ने ना रेजोल्यूशन पास किया है। ये देखो सर, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन कन्फर्मिंग ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, देख रहे हो सर इसका नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, द शेयरहोल्डर्स ऑफ मेसर्स 197 Communication Limited having passed a special resolution in the annual or extraordinary general meeting held on 25th of October 2017 altered a provision of its memorandum of association with respect to its object change किया। I hereby certified that, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर्टिफाई कर रहा है, तो I hereby certified that
special resolution together with the copy of memorandum of association as altered as this day been registered. ठीक है, given under my hand and New Delhi is 30th day of November 2017. Shobhit Srivastava, Department of Ministry, Corporate Affairs, Register of Companies. ऐसा बहुत जब जब होगा रेजोल्यूशन पास कराओ, अथॉरिटी लाओ, फिर जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अथॉरिटी नहीं है और कंपनी पे आपने डील कर दिया और कंपनी आपके साथ धोखा कर दिया और फिर आप जाके केस करते हो कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी पे केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप कंपनी के साथ कोई डील करते हो, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यू हैव टू नो दिस। सर इसका कुछ एक्सेप्शनल्स भी है, मैं आगे आगे बताता हूँ। आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर कंपनी मेरे साथ फ्रॉड करेगा तो इसमें कंपनी को सजा नहीं मिलेगा। सर वो बाद में आता है, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। कुछ केस स्टडीज भी हुआ है, कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी है इसके ऊपर, वो फर्दर डिस्कशन होगा सर उसके बारे में। बट बिफोर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आप कंपनी के साथ डील करते हो और अगर कंपनी के पावर में वो नहीं है और आप जिस पर्पस में डील कर रहे हो आपको बाद में पता चला कि ये कंपनी के पावर में नहीं है, जिस पर्पस में आपने कंपनी को फंड दिया, और फिर आपका पैसा गया और फिर जाके आप कंपनी के अगेंस्ट में केस करते हो, तो सबसे पहले कोर्ट आपको वही पूछेगा कि भाई आप जिस कंपनी के साथ डील करने गए थे, क्या आपको पता था कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? और आप कहते हो नहीं, तो फिर आप तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर इसका कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियो भी है, मैं आपको उसके बारे में आगे बात करूंगा सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या हुआ? इन सिंपल, कंपनी कांट एक्ट बियॉन्ड देयर पावर, यही सिंपल बात है। लेकिन बात वही है, जो बात मैं आपके कर रहा हूं। The impact of doctrine of ultra virus is that a company can neither be sued on ultra virus transactions nor can it sue on it, since the memorandum is a public document. ये public document है, कोई भी रीड कर सकता है, कंपनी के साइट में मिलता है। It is open to public inspection. Therefore, when one deals with a company, one is deemed. Deemed मतलब, deemed का मतलब क्या? Deemed का मतलब होता है लो मान लिया हमने। डीम्ड का मतलब है क्या हो क्या रहा है, इतना सारा लोग बार बार निकल क्यों जा रहे हैं? रुको तो सबको अटेंडी बनाते, एक सेकेंड रुक जाओ। अच्छा सर मुझे ये बात बताओ आप लोग, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, क्या आप लोगों को अभी तक जितना डिस्कशन हुआ है समझ में आ रहा है सर? बताओ सर बताओ। ऐसा ठीक है सर, अभी भी बात बाकी है। है सर, রিমুভ করে দিচ্ছে। हाँ बोल। কেউ রিমুভ করে দিচ্ছে মনে হচ্ছে, 3 বার হলো ইনি। না না, কেউ রিমুভ করছে না, কিছু প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে স্যার নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব মনে হয়। ये रिमूव कर लो। ठीक है, मैंने अटेंडी बना दिया सबको, पावर छीन लिया मैंने। अगर कोई भी करेगा ऐसा आगे नहीं कर पाएगा, बियॉन्ड पावर हो गया अभी। ठीक है, ये देख, ये कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ आज नेटवर्क इश्यूज है, जिसका उनके साथ ऐसा हो रहा है। रिमूव कर देना लिख रहा हाँ हूँ। मैं ठीक है, मैंने रिमूव किया था, अब मैंने अटेंडी बना दिया सबको। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी और तो अगर कोई कर भी रहा है तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज सब अटेंडी है अभी, मे भी नेटवर्क इशू हो सकता है। अच्छा देखो, तो जो बात मैं कर रहा था सर कि डीम्ड, ठीक है, वन डील्स विद ए कंपनी, वन इज डीम्ड टू नो। डीम्ड मतलब मान लेंगे, अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कंपनी का पावर क्या है। इफ इन स्पाइट ऑफ दिस यू एंटर इनटू ए ट्रांजैक्शंस, आपको पता नहीं है फिर भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो जो कंपनी के पावर के बाहर है, यू कैन नॉट एनफोर्स इट्स अगेंस्ट द कंपनी, और बाद में आप प्रॉब्लम में पड़ते हो और फिर चिल्लाना चालू कर देते हो, हे भाई मेरा तो चला गया, मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा खाने से पहले जान लो
कि कंपनी क्या काम करता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए बोलते हैं सर एडुकेट बनो, एडुकेट हो जाओ सर, नॉलेज बिल्डअप करो, ठीक है, तब जाके धीरे धीरे डीलिंग्स करना भी सीख जाओगे। अब कुछ एग्जांपल्स, इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स, ध्यान से सुनना बात, इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विस ऑन सच ए कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी, मानो कि आपने कुछ गुड्स सप्लाई किया, कुछ सर्विस परफॉर्म किया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बदले आपने लोन दिया, लेंट मनी, लेंट मनी मतलब धार देना, उधार देना, ठीक है। यू कैनॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लेंट, you cannot obtain payment or recover the money lent, but if the money advanced to the company has not been expended, अगर मानो आपने जो कंपनी को लोन दिया था, कंपनी ने अभी इसको खर्चा नहीं किया, the lender may stop the money from parting with it by means of an injunction। मतलब कहने का मतलब क्या है, मानो कंपनी को आपने लोन दिया और कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड जाके खर्चा कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंडेड हो गया, तब ये रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। यू कैनॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लेंट, जो आपने पेमेंट मतलब किया था, लेकिन अगर एक्सपेंड करना बाकी रह गया है तो मतलब तब आप क्या कर सकते हो, इंजंक्शन लगा सकते हो। इंजंक्शन का मतलब क्या, इंजंक्शन मतलब रोक लगा देना, इंजंक्शन मतलब, बोलो सर, यस, कोई कुछ कहना चाहता था। इंजंक्शन मतलब रोक लगा देना, ठीक है, मतलब द लेंडर विल स्टॉप द कंपनी फ्रॉम पार्टिंग विद इट बाय मींस ऑफ एन इंजंक्शन। जैसे जो बैंक ने, यहाँ पर मैं आपको कार्बी के बारे में बोल रहा था, कार्बी ने जो घोटाला किया, कार्बी बेसिकली बहुत सारा प्रॉब्लम किया था। एक तो डीमैट अकाउंट को, मतलब दूसरे पब्लिक का डीमैट अकाउंट को मॉर्गेज करके, प्लेज करके लोन लिया था। ऊपर से कार्बी एक गेमिंग कंपनी बना रहा था, ठीक है, गेमिंग कंपनी, गेमिंग वो मोबाइल गेमिंग होता है ना, मोबाइल गेमिंग कर रहा था, जिसका उसके पास इजाजत नहीं है, क्योंकि कार्बी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, वो गेमिंग का परमिशन ही नहीं लिया, उसके लिए अमाउंट देना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फिर भी कार्बी ने बैंक से लोन लेके गेमिंग के लिए वो मतलब पैसा खर्चा करना चालू कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कार्बी का कोई भी पैसा, ये देखो कंट्रोवर्सी यहाँ पर शॉर्ट में देख सकते हो सर, एक टाइम पे 2017 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हुआ था ये सी पार्थसारथी, फाइनेंशियल सर्विस में। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर होने के बाद माथा घूम गया, हाँ, पैसा देख लिया। इन नवंबर 2019, ज्यादा पुराना केस नहीं है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने इसको पकड़ा, barred कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड फ्रॉम परचेसिंग शेयर इन डिलीवरी एंड आल्सो एक्सेप्टिंग न्यू क्लाइंट्स pending a forensic audit. SEBI found out that Karbi had defaulted 2,000 crore of investor funds by pledging the securities holdings of its customer. कस्टमर का शेयर को प्लेज करके लोन लेके रखा है, 2,000 करोड़ का डिफॉल्ट है ये। द एक्शन मतलब बेसिकली वो लोन नहीं चुका पा रहा था। द एक्शन वाज बेस्ड ऑन ए डिटेल रिपोर्ट बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने रिपोर्ट किया था। द कंपनी हैड सोल्ड एक्सेस सिक्योरिटीज worth rupees 485 crore through 9 related clients till 31st May 2019, मतलब क्लाइंट के परमिशन के बिना क्लाइंट का डीमैट अकाउंट से ये हुआ था। They further transferred excess securities worth rupees 160 crore to 6 of the 9 related clients. Later, he tried to repurchase the securities worth rupees 220 crore to cover up the shortfall between June-September 2019, and amount of 1,096 crore was transferred to the group concerned Karbi Realty Private Limited। मतलब उसका एक रियल एस्टेट ग्रुप था, उसमें ट्रांसफर कर दिया पैसा, जिसका इजाजत नहीं है, जिसका परमिशन नहीं है, फ्रॉड है ये। वो स्टॉक ब्रोकिंग का, शेयर मार्केट का डिमैट अकाउंट का पैसा प्लेज करके लोन लेके रियल एस्टेट में नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा ढेर सारा कॉन्सेप्ट है सर। लेकिन हाँ, मानो जिस बैंक ने ये लोन दिया था उनको भी पता होना चाहिए था। लेकिन अगर मानो कोई पैसा कार्बी ने अभी तक खर्चा नहीं किया, वो खर्चा पे रोक लगा सकता है, उसको बोलते हैं इंजंक्शन। हैज नॉट बीन एक्सपेंडेड, द लेंडर में स्टॉप द कंपनी फ्रॉम पार्टिंग विद इट बाय मींस ऑफ एन इंजंक्शन। मतलब मानो जिस एनबीएफसी ने, जिस बैंक ने कार्बी को ये पैसा दिया था, ठीक है, अगर उसको पता चल गया तो फिर जो पैसा अभी तक खर्चा नहीं हुआ वो क्या किया जा सकता है, उस पर इंजंक्शन लगाया जा सकता है। कितना बड़ा बिजनेस बनाया था
अभी तो जेल में जा रहा है सर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और ब्रांच ऑफिस बहरीन में है, दुबई में है, मलेशिया में है, फिलीपींस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। मेरा काफी सारा स्टूडेंट कार्बी में काम भी करता था, लेकिन ऐसा करप्शन किया कि लोगों का नाम भी डूबा। लेकिन सर स्टॉक मार्केट में जिसका भी जो था वो सब मिल गया। आजकल सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है। एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी होने के नाते 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था, कोई मजाक नहीं था। लेकिन ऐसा डूबा, सबको लेके डूबा। और ये स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत खराब बात है, क्योंकि लोगों को ऐसा ही भरोसा नहीं आता है, ऊपर से करप्शन। इसीलिए तो लॉ आता है। लॉ का काम क्या है? बिजनेस को सही तरह से चलने के लिए बाउंड करना, बाध्य करना, पब्लिक का पैसा को सेफ कस्टडी में रखना। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, न्याय मिलना। न्याय मतलब आपके साथ गलत ना हो, इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो चलो आगे और देखते हैं। तो क्या बता रहे हैं? दिस इज बिकॉज द कंपनी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द मनी। कंपनी को अगर कोई लोन दिया है और वो लोन अगर वो बियॉन्ड पावर खर्चा कर रहा है, जो खर्चा कर दिया उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं हो सकता, बट जो नहीं किया उस पर इंजंक्शन लगाया जा सकता है। Now question is that this is because the company does not become the owner of the money, which is ultra vires the company. As the lender remains the owner, he can take back the property in specie. If the ultra vires loan has been utilized in meeting lawful debt of the company, अगर ultra vires loan has been utilized in meeting the lawful debt of the company, then the lender steps into the shoes of the debtor. तब lender जो है वो debtor बन जाता है, debtor का paid off, and consequently he would be entitled to recover his loan to the extent from the company. मतलब उसको रिकवर करने का पावर भी आ जाता है, उसको लोन रिकवर करने का पावर भी आ जाता है, ठीक है। मतलब लोन की जगह वो डेटर भी बन जाएगा। मतलब जैसे डेटर मतलब जो कंपनी को पेमेंट दिया है, ठीक है। कंपनी का मतलब बेसिकली अगर मानो कंपनी का डेटर का मतलब क्या है कि अगर कंपनी से किसी को कोई पैसा मिलेगा वो क्रेडिटर है, तो डेटर कौन हो जाएगा? जो जिसको कंपनी से, डेटर और क्रेडिटर का फर्क बताया ना सर आप लोगों को, अकाउंट्स का बात है। डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है? डेटर से पैसा मिलेगा, क्रेडिटर को देना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो डेटर से पैसा मिलेगा तो जिस कंपनी को वो लोन दे रहा था उसको उसमें वो डेटर भी बन जाएगा। मतलब मार्केट में उसका डेटर बन जाएगा वो। मतलब लेंडर तो था बट अब लेंडर नहीं, डेटर भी बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट कंपनी अपने पावर के ऊपर जाके काम नहीं कर सकता। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बीइंग वॉइड, जो कुछ भी काम कंपनी के पावर के बियॉन्ड में है वो वॉइड है। वॉइड का मतलब कैंसिल है। कैनॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और इसको मतलब रेटिफाई भी करना मुश्किल है। रेटिफाई मतलब जो पहले बोला उसको बाद में एस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ बोलो सर। सुधारना। सुधारना, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक उसके ऊपर बेस करके आप न्यूली रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। Sometimes act which is ultra vires can be regularized by ratifying it subsequently. For instance, if in the act, if the act is ultra vires, अगर कोई act ultra vires है, the power of the directors, ठीक है, director के power के बाहर है, the shareholders can ratify it. shareholder उसको rectify कर सकता है, re-establish कर सकता है। If it is ultra vires of the article of the company, अगर कंपनी का आर्टिकल के बाहर जाके हो रहा है, the company can alter the article, कंपनी आर्टिकल को alter कर सकता है। If the act is within the power of the company but is done irregularly, shareholder can validate it. shareholder उसको validate कर सकता है। इसके ऊपर कुछ केस भी बना है। अब केस पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में जो कुछ भी डाउट है वो क्लियर होता जाएगा। एक पुराना केस देखते हैं। अभी तो आपको मैं कार्बी के बारे में बताया, ठीक है ना, कि कार्बी कैसे अपने बैंक से लोन लिया और गलत जगह में खर्चा किया, जिसका पावर कार्बी के पास नहीं था। समझ में आ रहा है ना सर? सिमिलरली एक ओल्ड केस है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। इट्स अ वेरी फेमस केस। एग्जाम में भी इस केस का मेंशन करने का मौका मिलता है सर, ठीक है, बिकॉज ये सब मतलब लैंडमार्क जजमेंट है सर, ठीक है, जिसके बाद से लॉ में चेंजेस आया है। तो क्या केस बना था? द लीडिंग केस थ्रू व्हिच दिस डॉक्ट्रिन वाज enunciated is that Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Riche। ठीक है, क्या हुआ था सर? हुआ क्या था? अब चलो वही तो देखना है, हुआ क्या था। क्या हुआ था देखने से ही आपको पता चलेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में क्या हुआ।
द फैक्ट ऑफ द केस आर, पहले तो केस देखो क्या हुआ था, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ध्यान से सुनना। ये जो एशबरी रेलवे कैरेज जो है ना, एशबरी रेलवे कैरेज, ये केस भी बड़ा ही फेमस केस है, इसको भी आप विकिपीडिया करोगे ना, इसका भी केस आपको मिलेगा, मतलब इतना ही फेमस केस है कि आप इसको गूगल करोगे तो इसका भी आपको विकी मिल जाएगा। एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रीचे, ये देखो सर, ठीक है, ये बेसिकली एक इस यूके कंपनी लॉ में इसका ये केस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और पुराना लॉ है, आप देख के ही समझ रहे हो, क्योंकि यूके ही तो बाद में इंडिया में जो करंट लॉ चलता है यूके से ही हम लोग लिए हैं, विच कंसर्न विद ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो पूरा केस है ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। इट्स इंपॉर्टेंस एज इट केस लॉ हैज बीन डिमिनिश, धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है, बट इंपॉर्टेंस कम हो गया तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंस कम हुआ तो क्या हुआ, एक समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट था और धीरे धीरे चेंजेस आया है, धीरे धीरे मैटर पे और बदलाव आया है। तो ये यूके में क्या हुआ था, ये एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी का फैक्ट क्या था, देखते हैं, चलो सर डिटेल्स में ही देखते हैं। तो कंपनी क्या कर सकता है, टू मेक सेल और लेंड ऑन हायर, सेल और लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वागन्स। रेलवे कैरेज मतलब जैसे जो मालगाड़ी देखा है कि नहीं देखा, मालगाड़ी का जो बॉगी होता है, वागन्स होता है, ठीक है, रेलवे कैरेज या वागन्स जो होता है ना, उसको सेल करता है या हायर पे देता है, रेंट पे देता है। बात को समझ में आ रहा है सब, हेलो, ऐसा देखने में होता है ना। ये कैसा आ गया, ये तो पुराना टाइप का हो गया, तो हम लोग इंडिया में दिखता है, हाँ ये पुराना है सर, ठीक है, द ओल्ड ट्रेन कैरेज, ठीक है, मालगाड़ी, ठीक है, जो भी हो, आपको केस समझ में आ रहा है सर। तो टू मेक सेल और लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेज एंड वागन्स, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस को कैरी करने का भी ऑब्जेक्ट था इसका। टू परचेज लीज सेल एंड वर्क माइंस, to purchase and sell as merchants or agents coal, timber, metals etc. क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आपने देख लिया, हाँ सर, आप लोगों ने देखा ना क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। अब देखो, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी entered into a contract with Riche for financing the construction of a railway line in Belgium। ये जो एशबरी रेलवे कैरेज का जो डायरेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट किया रिच के साथ, रिचे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या करने के लिए, फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन बेल्जियम, and the company further ratified this act of the directors by passing a special resolution. The company, however, repudiated the contract as being ultra-virus, and Riche brought an action for damages for breach of contract. His contention was that the contract was well within the meaning of the word general contractor and hence within its powers. Moreover, it has been ratified by a majority of shareholders. However, it was held by the court that contract was null and void. Contract को कैंसिल कर दिया गया था. It said that the terms general contractor was associated with mechanical engineers. That is, it had to be read in connection with the company's main business. If the term general contractor was not so interpreted, it would authorize to making of contracts of any kind or every description, for example, marine and fire insurance, etc. An ultra-virus contract can never be made binding on the company. It cannot become intra-virus by reasons of estoppel, acquisitions, lapse of time, or delay or ratification. सर क्या मतलब हुआ, आधा समझ में आया और आधा नहीं। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर ये जो पूरा एशबरी रेलवे कैरेज और रीचे के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1862 एशबरी रेलवे कैरेज मेमोरेंडम में क्लॉज 3 में स्टेटेड दैट इज ऑब्जेक्टिव है टू मेक एंड सेल और लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस। क्लॉज 4 में बताया गया था एक्टिविटीज बियॉन्ड दिस नीडेड स्पेशल रेजोल्यूशन।
but the company agreed to give Riche and his brother a loan to build a railway from Antwerp to Tournai in Belgium. Later, the company repudiated the agreement Riche used and company pleaded that the action was ultra virus. मतलब कहने का मतलब ये है सर कि ये जो रेल लाइन फाइनेंस करने का जो बिजनेस में ये लोग आया था ना, ये जो बेल्जियम में रेल लाइन फाइनेंस करने के बिजनेस पे आया था, ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं है। आप देखो ठीक से, आप देखो ठीक से, सेल कर सकता है रेलवे कैरेज, लेंड कर सकता है, हायर कर सकता है, ठीक है, लेंड ऑन हायर कर सकता है, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब कि इंजीनियर जो काम करता है, ठीक है, इंजीनियर जो काम करता है और उसका जो जनरल बिजनेस एक्टिविटी है, इंजीनियर जो काम करता है और उसका जो जनरल बिजनेस एक्टिविटी है, सिर्फ वही काम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे किसी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकता। Lease, sale and work mines, purchase and sale as merchant or agents, coal timber, metals etc. लेकिन कहीं पर भी रेलवे फाइनेंस कर सकता है, ये पावर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर, रेलवे फाइनेंस कर सकता है, रेल लाइन बनाने का फाइनेंस कर सकता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। तो क्या हुआ, क्योंकि इसके पास ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसका एमओए में चेंजेस नहीं आया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर बात यह है कि डायरेक्टर ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था। Company further ratified this act and directed by passing a special resolution. Company, however, repudiated the contract as being ultra virus. कंपनी बाद में बोला कि ये कंपनी के पावर के बाहर है। रीचे तब बोला कि मतलब रूल क्या कहता था कि अगर कोई काम कंपनी के बाहर का है तो ये रीचे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी का पावर बिना देखे क्यों आ गया, है ना सर? कंपनी के पावर बिना पड़े क्यों आ गया? तो रीचे केस करना चाहता है बट रीचे का केस भी नहीं बन पा रहा है। आप बात को समझे, मैंने आपको एक बात कहा था ना कि जब कोई कंपनी के साथ डील करेगा, ये उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप देखें कि कंपनी का पावर क्या है। तो यहाँ पर रीचे कंपनी के साथ डील कर लिया रेलवे फाइनेंस का, लेकिन जो कंपनी के पावर के अंदर नहीं है, तो बेसिकली डायरेक्टर ने बाद में अल्ट्रा वायरस रूल्स लगा के बताना चाहता है कि भाई ये तो कंपनी के पावर में नहीं है, तो फिर डैमेज भी आपको नहीं मिलेगा। रीचे ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन रीचे का बात प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा था, रीचे का बात प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ, इतना सारा नेटवर्क इशू, इतना ज्यादा? सर कोई रिमूव कर दे रहा है। नहीं सर, रिमूव कैसे करेगा? अटेंडी को कैसे रिमूव करेगा? आप सबको मेरा आवाज आ रहा है सर? है सर। है सर। एक साथ इतना सारा लोगों का प्रॉब्लम, लेकिन कोई रिमूव क्यों करेगा सर? रिमूव करने का तो कोई मतलब नहीं है, और अटेंडी हो जाने के बाद तो उसके पास तो वो पावर नहीं आता है सर। सर मैसेज आया कि रिमूव कर दिया गया। फिर मेरे एंड से मे भी कुछ सॉफ्टवेयर इशू होगा सर। आज थोड़ा सा ना ये चेंज भी हुआ है सॉफ्टवेयर में, हो सकता है कुछ चेंजेस हुआ है इसके अंदर, नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम तो मुझे दिखता नहीं है। मुझे समझ में आता है कि ऐसे मैसेज आते हैं सम ऑफ रिमूव्ड, है ना? हाँ सर, हमको भी अभी आया है मैसेज, वही सम ऑफ। नहीं नहीं सर, रिमूव तो नहीं कर सकता, सबको अटेंड ही है, कैसे रिमूव करेगा कोई? मेरे पास ही पावर है, आप लोगों के पास वो पावर होगा ही नहीं। तो सर हमको कौन रिमूव किया सर? नहीं नहीं, आपको क्यों, कोई रिमूव क्यों करेगा? ठीक है, कोई रिमूव क्यों करेगा? कुछ नेटवर्क सर कोई इश्यूज हैक हैं। कर लिया सर? नहीं नहीं, हैक नहीं करेगा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूएशन रहेगा तो मैं नेक्स्ट दिन थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा सर। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो सर। तो कहने का मतलब यह है कि रीचे ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
and his contention was that the contract was well within the meaning of the word general contractor and hence within its power. मतलब रीचे का कहना है कि ये कंपनी के पावर में है, बट कंपनी अभी मुकरना चाहता है कि नहीं ये हमारे पावर में नहीं है, आप नहीं कर सकते, ब्रिज कर रहा है कंपनी। बेसिकली एग्सबरी रेलवे कैरेज बेसिकली ब्रिज करना चाहता है, और रीचे कहना चाहते हैं कि नहीं ये तो आपके पावर में है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। Moreover, it had been ratified by majority of shareholder. However, it was held by court. अब कोर्ट बता रहा है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। कोर्ट ये बताया कि that the term general contractor, ये जो टर्म यूज किया गया ना जनरल कॉन्ट्रैक्टर, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर मैकेनिकल इंजीनियर के साथ कनेक्टेड पॉइंट है, ये इसके साथ रेलवे फाइनेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रेल लाइन कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करने का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। वो सेल और वर्क इन माइन कर सकता है, बट रेल लाइन फाइनेंस के बारे में कहीं पर कुछ नहीं बोला। कोर्ट बता रहा है इट सेड दैट टर्म्स जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाज एसोसिएटेड विद द मैकेनिकल इंजीनियर्स, दैट इज इट हैड टू बी रीड इन कनेक्शन विद द कंपनीज मेन बिजनेस। If the term general contractor was not so interpreted, it would be authorized to the making the contract of any kind and every description, for example, marine and fire insurance, वो भी आ जाता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज दैट कोर्ट में अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया कि ये जो कुछ भी हुआ है कंपनी के पावर के बाहर हुआ है, और रीचे को भी उसका जो भी उसका मतलब डैमेज के लिए वो बोलना चाहता था वो भी उसको नहीं मिला बेसिकली। Then ultra virus contract can never be made binding on the company. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अल्टर वायरस है, कंपनी के पावर के बाहर है, तो कंपनी उस पर बाइंड नहीं है। इट कैनॉट बिकम इंटर वायरस बाय रीजंस ऑफ एस्टोपेल, एक्विजिशंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रैटिफिकेशन। द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर वायरस कैन बी समड अप। अब चलो जितना सारा बात हम लोग पढ़े इसको हम लोग समरी बनाते हैं कि अल्टीमेटली हुआ क्या। When an act is performed, अगर जब भी कोई काम कोई कंपनी करता है which through legal in itself is not authorized by the object clause, ऐसे लीगल है बट ऑब्जेक्ट क्लॉज इसका ऑथोरिटी नहीं देता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज उसका ऑथोरिटी नहीं देता है कंपनी, और बाय द स्टैट्यूट एज पर द लॉ इट इज सेड टू बी अल्टर वायरस ऑफ द कंपनी एंड हेंस नल एंड वॉइड। An act which is ultra virus, the company cannot ratify it even by the unanimous consent of all shareholders. अगर पावर के बाहर है फिर भी शेयर होल्डर सारा का सारा अगर आ भी जाए तो भी नहीं चेंज कर सकता, मतलब उसको पास नहीं करा सकता, उसमें मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। An act which is ultra virus the directors but inter virus the company, डायरेक्टर के पावर के बाहर है बट कंपनी के पावर के अंदर है। ध्यान से सुनना, जो अल्ट्रा वायरस है डायरेक्टर के पावर के बाहर है बट इंटर वायरस द कंपनी, बट कंपनी के पावर के अंदर है, कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स। इस केस को मेंबर रेटिफाई कर सकता है ऑफ द कंपनी थ्रू ए रिजोल्यूशन पास्ड एट जनरल मीटिंग, इसमें रिजोल्यूशन पास करके हो सकता है। बट जो कंपनी के पावर के बाहर है उसमें शेयर होल्डर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर के पावर के बाहर है, डायरेक्टर नहीं कर सकता बट कंपनी के लिए इंटर वायरस है, इन दैट केस जनरल मीटिंग बुला के रिजोल्यूशन पास करा के ये पास हो सकता है। If an act is ultra virus, the articles, अगर कोई एक्ट आर्टिकल को भी, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रेगुलेशंस के बारे में बात करता है, जो मैं आपको ऑलरेडी काफी सारा ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शो भी किया आपको, है ना। अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस if an act alters the articles, it can be ratified by altering the article by special resolution or जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के आप आर्टिकल को चेंज कर सकते हो। ऐसे कॉम्पिटिटिवली एमओई से ज्यादा आर्टिकल चेंज करना कॉम्पिटिटिवली आसान है। जैसे आपको मैं यहाँ पर पेटीएम में दिखाया ना, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 2 मिनट पहले देखो, ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन था अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज था, ठीक है, ये मेमोरेंडम में चेंज हुआ था, ठीक है, लेकिन उसका नोटिस आया था। ऐसा और भी चेंजेस पहले किया है, ये देखो कंफर्मिंग अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, बहुत बार ऐसा ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, कंफर्मिंग अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, ये देखो बार बार ऐसा बहुत बार हुआ है इसके केस में। और ऐसा अगर आर्टिकल भी चेंज होता है तो आर्टिकल में भी चेंजेस जो भी आएगा उसका भी नोटिस करके जनरल मीटिंग में पास कराना होता है, ठीक है। तो ये हो रहा अल्टीमेट अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट। हाउएवर कंक्लूजन की तरफ जा रहे सर, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज इट्स मेन एडवांटेज आउटवे इट्स मेन एडवांटेज, मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्टिव है, उससे आउटवेज कर देता है, नेमली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। ये कहना चाहता है कि ये शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर को प्रोटेक्शन देना चाहता है, ऑल्दो इट मे बी यूजफुल टू मेंबर्स
in restraining the activities of the directors. It is only a nuisance insofar as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all. Again, the purpose of doctrine of ultra vires has been defeated as now the object clause can be easily altered. आज के डेट में, प्रेजेंट डे में ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है by passing just a special reservation of the shareholders. आज के डेट में ये बहुत आसान हो गया, बट एक बात याद रखो सर, ये बहुत पुराना केस है। ये मैं आपको 1875 का केस पढ़ाया, मैं नहीं, ये हर कोई लॉ स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। जो कोई भी कंपनी लॉ पढ़ता है, अगर वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस नहीं जाना तो क्या जाना, ठीक है। आज के डेट में ये बहुत आसान है, बट जिस जमाने में ये हुआ था उस जमाने में ये इतना आसान नहीं होता था, लेकिन आजकल ये बहुत इजीली हो जाता है। अब आपके मन में चल रहा है सर, तो फिर ये तो था सर कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कि कंपनी अपने पावर के बाहर जाके नहीं काम कर सकता। अगर कोई काम डायरेक्टर के पावर के बाहर है तो इन दैट केस कंपनी रेटिफाई कर सकता है अगर शेयर होल्डर राजी है तो, ठीक है। और अगर आर्टिकल में प्रॉब्लम है तो आर्टिकल को रेजोल्यूशन पास करा के चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर को प्रोटेक्शन करने का बात करता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली ये इतना भी इफेक्टिव नहीं हो पाता है, और आज के डेट में तो उतना भी इफेक्ट इसका चलता नहीं। लेकिन सर तो फिर सर आगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको वो समझना है। अगर आप ये समझ जाओगे तो फिर आगे और एक कॉन्सेप्ट आता है सर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये एक अनदर मोड ओपन करेगा आपके लिए, ठीक है। ये एक अनदर कॉन्सेप्ट आपके सामने लाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मैं उसके बारे में बात करूंगा, बट उसके बारे में बात करने से पहले आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में जानना चाहिए सर। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या? The article of association of a company are its rules and regulations. मैं आपको पहले ही बोला था कि सर MOA क्या होता है कंपनी का? कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब जिसमें ये लिखा रहता है कि कंपनी कैसे क्या काम करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या AOA क्या काम करता है? कंपनी का डे टू डे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में यहाँ लिखा रहता है, व्हिच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। कंपनी इंटरनल लेवल में क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, बेसिकली दिस इज द मैनेजमेंट पार्ट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Just as the memorandum contains the fundamental condition upon which the company is allowed to be incorporated, कंपनी मार्केट में इनकॉर्पोरेट होता है, रजिस्टर होता है MOA के बेसिस में, so also the articles are the internal regulation of the company. कंपनी अपने इंटरनल रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलेगा, और वो बात कहाँ लिखा रहता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आपको कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में नॉलेज गैदर करना है, आप प्रैक्टिकली पेटीएम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कोई भी कंपनी आप ऑनलाइन में जाके सर्च करो, कंपनी के साइट में जाओ, आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर पेटीएम के बारे में 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बारे में पूरा रूल्स रेगुलेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें पूरा कंपनी का एक्ट क्या है, कंपनी का एफिलिएट मतलब क्या है, सब कुछ डेफिनेशन वाइज, एग्रीमेंट क्या है, डायरेक्टर के बारे में, ऑब्जर्वर के बारे में, को कौन कौन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे अलीबाबा ग्रुप जानते हो, बिगेस्ट चाइनीज कंपनी, ठीक है। जैक मा का कंपनी है जिसके कारण पेटीएम इतना वर्ल्ड वाइड इंप्रूव किया है। अलीबाबा जैक मा का कंपनी है, ये बेसिकली पेटीएम में इन्वेस्ट किया है। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरीज एंड कंट्रोल एफिलिएट्स, वो पेटीएम को कंट्रोल करता है। ऑल्टरनेटिव एंटिटी कौन है, ऑल्टरनेटिव एग्जिट इवेंट कौन क्या होगा, ठीक है। इस तरह का पूरा कंपनी के बारे में यहाँ पर लिखा रहता है। ये सब आगे आगे आपको डिटेल्स में और पता चलेगा। एसोसिएट कंपनी कौन है पेटीएम का, ठीक है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग कंपनी लॉ का नॉलेज बिल्डअप करोगे ना, आपको इसके बारे में और डिटेल्स नॉलेज रखता जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हो, इसमें आपको इसका क्या रीजन है, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा रहता है, ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेसिस करके क्या रूल्स रेगुलेशन हो सकता है, ठीक है। ये सारा मैटर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू से समझना, ठीक है। तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी इज बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। गिनेस वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड एक केस बना था। दिस जनरल फंक्शन ऑफ आर्टिकल्स हैव बीन एप्टली सम्ड अप बाय लॉर्ड केयर्न्स
in Ashbury Carriage Company versus Riche. The article play a part subsidiary to memorandum of association. Basically ये MOA का एक subsidiary है, मतलब MOA अगर मेन डॉक्यूमेंट्स है तो AOA उसका सब्सिडियरी, ये अगर पेरेंट है तो AOA उसका सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता है ना, सब्सिडियरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी। तो इट्स लाइक MOA अगर पेरेंट है तो AOA सब्सिडियरी है। यस बोलो बोलो सर, क्वेश्चन क्या, कुछ भी बोलो सर, क्वेश्चन करने में क्या प्रॉब्लम है, बोलो। ऐसा लगा मुझे कोई कुछ सवाल करना चाहता है। They accept the memorandum as the charter of incorporation, and so accepting if the article proceed to define the duties. Article duty define करता है, rights and power of the governing body, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है उसका गवर्निंग बॉडी का पावर एज बिटवीन देमसेल्फ। जैसे स्कूल चलता है उसका एक मैनेजिंग बॉडी होता है, कॉलेज चलता है तो कंपनी का भी एक गवर्निंग बॉडी होता है। and the company and the mode and form in which the business of the company is to be carried on, and the mode and form in which changes in the internal regulations of the company may from time to time made. कंपनी का इंटरनल रेगुलेशंस में अगर कोई चेंज भी आएगा तो वो भी आर्टिकल के थ्रू से आएगा, ठीक है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, इसको बिजनेस डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा, ठीक है, ये एक लैटिन फ्रेज यूज किया जाता है, मैग्ना कार्टा। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड इट हैज टू बी कंस्टिट्यूट स्ट्रिक्टली, मतलब जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रिक्ट फॉलो का कॉन्सेप्ट है ना, इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट। याद रहेगा सर। इट रेगुलेट्स domestic management of a company and creates certain rights and obligations between the members and the company. member and company के बीच में क्या rights है, क्या obligations है, ये decide करता है। एस राजकुमार वर्सेस परफेक्ट कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में ये डिस्कशंस, ये केस हुआ था, कोर्ट केस था, तभी जाके ये डिसीजन लिया गया कि जो कंपनी अपना आर्टिकल में बताते हैं उसको परफेक्टली स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और अगर चेंज करना है तो आर्टिकल को चेंज करके फॉलो करें। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इन फैक्ट द बायलॉज द कंपनी अकॉर्डिंग टू व्हिच द डायरेक्टर एंड द अदर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शन एज रिगार्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इट अकाउंट्स एंड ऑडिट, इट इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर दैट द ऑडिटर शुड स्टडी देम। कंपनी का जब कोई ऑडिटर कंपनी में ऑडिट करने जाता है, कंपनी को मतलब ऑडिटर को कंपनी का आर्टिकल पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर कंपनी का नहीं होता है ना सर। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कुछ दिनों से मैं आईटीसी का रिपोर्ट ही मुझे ज्यादा जल्दी मिल जा रहा है। ये आईटीसी का फाइनेंशियल रिपोर्ट है। अब इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंपनी का इंटरनल पर्सन्स भी होते हैं और कंपनी के ऑडिटर भी आता है ना। आज सुबह ही मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इसके बारे में बात कर रहा था। जस्ट एक बार आप देखो कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाहता हूँ। जो कोई भी कंपनी का इंटरनल लोग होते हैं, जैसे कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएफओ जो होता है, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर्स होते हैं, ये तो कंपनी के अंदर का पार्टी है, इंटरनल मैनेजमेंट है ना। ये देखो क्या लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड। ये बोर्ड है, बट क्या ये बोर्ड है? एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, सुधीर सोनी पार्टनर है, दे आर ऑडिटर। ये ऑडिटर है, ये रिपोर्ट इसका, ये ऑडिटर रिपोर्ट इसमें अटैच रहता है, ये एनुअल रिपोर्ट है ना। अब ऑडिटर तो इंटरनल बोर्ड सही तरह से काम करता है कि नहीं करता है उसके बारे में बात करता है। अब क्वेश्चन इज दैट ऑडिटर जब किसी कंपनी में जाएगा ना, तो उसे कंपनी के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के जाना चाहिए कि कंपनी कैसे रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करता है एंड ऑल, ठीक है सर। तो ऐसे ही नहीं, सब कुछ एक नियम के हिसाब से चलता है। तो सेक्शन 5 of the Companies Act 2013 seeks to provide the contents and model of article of association। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको सेक्शन 5 कंपनीज एक्ट क्या बताता है, कंटेंट्स रेगुलेशंस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेगुलेशन होता है किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। क्या इंक्लूड रहता है?
Article shall also contain such matters as are prescribed under the rules. However, a company may also include such additional matters in its articles as may be considered necessary for its management. अगर कंपनी को कोई स्पेशल मैटर लगता है, एक तो देखो कुछ तो कंपनी लॉ बताता है, ठीक है, और कुछ कंपनी को भी अगर ठीक लगता है और जो एज पर रूल्स है कंपनी अपने मैनेजमेंट के लिए वो रूल्स एप्लीकेबल कर सकता है. कंटेंट प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट. द आर्टिकल में कंटेंट प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट मतलब टू प्रोटेक्ट समथिंग टू द इफेक्ट that specified provisions of articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in the case of special resolutions are made or complied with. जरूरत पड़ने से ऑल्टर कर पाना या किसी को प्रोटेक्ट करना है कंपनी के लिए तो जरूरत पड़ने से कंपनी ये प्रोटेक्टिव मोड ले सकता है. मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस. द प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड आइदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी और बाय अमेंडमेंट. या तो कंपनी बनाने के टाइम पे करो या फिर अमेंडमेंट करके करो. एग्रीड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी. अगर बाद में अमेंडमेंट लाना है, चेंज लाना है तो मेंबर का एग्री चाहिए, मतलब सपोर्ट चाहिए. इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी एंड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन ऑफ ए पब्लिक कंपनी. अगर प्राइवेट कंपनी है तो मेंबर एग्री है तो बात बन जाए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, जनरल मीटिंग बुलाना पड़ता है. ठीक है, ये देखो जो लोग स्टॉक मार्केट फॉलो करता है उनको पता है. देखो मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ. आईटीसी एजी, ऐसे अगर आप आईटीसी के पोर्टल में जाओगे, या आईटीसी लिमिटेड का पोर्टल है, यहाँ पर देखो वेलकम टू एनुअल जनरल मीटिंग बोल के आपको दिखाई दे रहा. ठीक है, जुलाई 2022 में हुआ था, रेट्स रिसेंटली हुआ है सर. ठीक है, लेकिन मानो कि अगर आपको ये सब डेट कब क्या होता है नहीं होता है ये सब जानना है ना, आप ये देखो एजीएम के लिए मनी कंट्रोल के पोर्टल में जा सकते हो या इकोनॉमिक टाइम्स के पोर्टल में जा सकते हो, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन पता चलता है. ये देखो 18 मई एजीएम के बारे में डेट निकला था. ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी बताता रहता है कि भाई इस डेट में मेरा एजीएम आने वाला है, इस डेट में मेरा ईजीएम आने वाला है. तो कंपनी बताता रहता है कि भाई मैं कब कब आने वाला हूँ और वहां पर मैं क्या डिस्कशंस करने वाला हूँ. ये सब कंपनी अपने साइट में बताता रहता है. और ये कॉर्पोरेट एक्शंस में एजीएम कब होने वाला है, बोर्ड मीटिंग कब होने वाला है. ठीक है, ये सारा मैटर ना शेयर होल्डर के लिए, कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट करता है उनके लिए. ये देखो ये बोर्ड मीटिंग में 1 अगस्त में 2022 को लास्ट मंथ में क्वार्टरली रिजल्ट आया आईटीसी का. 18 में ऑडिटेड रिजल्ट एंड फाइनल डिविडेंड आया. 3 फरवरी 2022 को क्वार्टरली रिजल्ट और इंटरिम डिविडेंड दिया गया. 27 अक्टूबर 2021 को क्वार्टरली रिजल्ट आया. ऐसा कंपनी का काम चलता रहता है सर. ठीक है, ऐसा कंपनी के अंदर काम चलता रहता है और वो सब मैनेजमेंट के अंदर रिपोर्ट बन के बनता रहता है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो कुछ भी करेगा बोल के करेगा, और मैनेजमेंट के अंदर सारा मैटर पहले से एक रूल्स बना के चलना पड़ता है. नोटिस टू द रजिस्टर ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस वेयर द आर्टिकल कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट वेदर मेड और ऑन फॉर्मेशंस बाय अमेंडमेंट. द कंपनी शैल गिव नोटिस टू द रजिस्टर ऑफ सच प्रोविजन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स क्या क्या हो सकता है. आर्टिकल ऑफ कंपनी शैल बी इन रेस्पेक्टिव फॉर्म, जैसे कि टेबल होता है एफ जी एच आई जे इन शेड्यूल आई एज मे बी एप्लीकेबल टू सच कंपनी. ठीक है, तो ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा, एमसीए के साइड में मिलता है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड में. फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल, जब आप लोग रियल लाइफ में काम करोगे ना ये सब फॉर्म का जरूरत पड़ेगा. मॉडल आर्टिकल क्या होता है, एक कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेंट इन द मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी. मतलब कुछ मॉडल आर्टिकल है जो आप डायरेक्टली कंपनी लॉ से ले सकते हो और उस मॉडल को आप पुट कर सकते हो. कंपनी में रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. इन केस ऑफ एनी कंपनी which is registered after the commencement of this act, in so far as the registered article of such company do not exclude or modify the regulations contained in the model article applicable to such company. जो मॉडल आर्टिकल पहले से बन चुका है अब उसको चेंज नहीं करना. Those regulations shall so far as applicable be the regulation of that company in the same manner and to the extent if they were contained in duly registered article of the company. ठीक है, तो कंपनी अपना रूल्स भी चेंज कर सकता है जरूरत पड़ने से, रूल में रह के, और जरूरत पड़ने से मॉडल रूल भी फॉलो कर सकता है. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब बता के रखा गया है सर. फॉलोइंग आर द की डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए. चलो ये एमओए का डिफरेंस में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. ध्यान से सुनो. ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर बात करें तो एमओए defines and delimits the object of the company, whereas article of association lays down the rules and regulations for the internal management of the company.
आर्टिकल डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव्ड। आर्टिकल क्या डिसाइड करता है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कैसे करना है। ये अचीवमेंट करने के लिए जो रूल्स फॉलो करना है उसे एमओए, मतलब एमओए में ऑब्जेक्टिव है और एओए में रूल्स है। तो रूल्स फॉलो करके ऑब्जेक्टिव में जाना है, सिंपल बात है, रूल्स फॉलो करके ऑब्जेक्टिव में जाना है। रिलेशनशिप, memorandum defines the relationship of the company with the outside world. An article defines the relationship between company and its member. Alteration क्या है? Memorandum of association can be altered only under certain circumstances and in the manner provided for in the act. In most cases, permission of the regional director or the tribunal, मतलब court, company law, ठीक है, NCLT is required. The article can be altered simply by passing special resolution. MOA ऑल्टर करने के लिए रीजनल डायरेक्टर का परमिशन या ट्राइब्यूनल का परमिशन चाहिए होता है, बट अगर आर्टिकल चेंज करना है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज हो सकता है। दिस आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, याद रखिएगा। अल्ट्रा वायरस, एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायरस। अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाके काम करता है तो उसको अल्ट्रा वायरस कहते हैं और वो वॉइड हो जाता है। जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिया आज, एक जो मैंने रिसेंट केस स्टडीज किया जैसे कि आपका कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग का, और दूसरा मैंने आपको एशबरी रेलवे कैरेज का पुराना लैंडमार्क जजमेंट बताया, 1875 का यूके का केस, और वो पढ़ाया जाता है। तो एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड। दिस कैनॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द अनएनिमस कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। The act ultra virus, the article can be ratified by special resolutions of the shareholders provided they are not beyond the provision of the memorandum. आर्टिकल में अगर कुछ चेंज करना है, अगर आर्टिकल अल्ट्रा वायरस हो जाता है तो फिर उसमें चेंजेस लाया जा सकता है अगर मेमोरेंडम वो परमिशन देता है तो आर्टिकल चेंज करना कंपैरेटिवली इजी है, बट मेमोरेंडम चेंज करना इतना इजी नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है सर, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। इंडोर मैनेजमेंट मतलब वही बंद दरवाजे में, मतलब कंपनी के अंदर जो हो रहा है वो कंपनी का अंदर का मामला है, बाहर वाले को इसमें कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो सर, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टेल मी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक्चुअली इसी मैटर पे काम करता है। इसका भी एक फेमस रूल्स है, रूल का नाम है सर तुर्कवांड रूल। क्या रूल है? तुर्कवांड रूल। इसका केस बड़ा फेमस है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड। तुर्कवांड रूल के नाम पे पॉपुलरली जाना जाता है सर, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड। बड़ा ही फेमस केस है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल्स केस स्टडीज करूंगा आपके साथ, बट आपको मैं थोड़ा सा इंडोर मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज दे के छोड़ता हूँ आज, ठीक है? तो जस्ट देखिए एक बार आप, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए ना दो कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तो है ही, बट इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सर ये क्या है? सेक्शन 399 of the Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by register. रजिस्टर कहाँ है? आरओसी के पास। रजिस्टर कहाँ है? आरओसी। आरओसी में डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी का। कैसे मिलता है सर? सर आरओसी में जाके ऑफलाइन में भी उठा सकते हो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके भी आजकल एक्सेस होता है। ये रहा एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर जाके अगर आप आरओसी ढूंढते हो कंपनी ई फाइलिंग, कंपनी सर्विसेज, ये कंपनी सर्विसेज के अंदर ना आपको आरओसी का डिटेल्स मिलेगा। ये देखो अलग अलग फॉर्म होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। जब पूरा कंपनी लॉ जैसे आप लोग धीरे धीरे कंप्लीट करोगे ना, इंटर में, फाइनल में, फाउंडेशंस में, तो धीरे धीरे आपको कंपनी लॉ के ऊपर पूरा ग्रिप आना चालू हो जाएगा, ठीक है? मैं सारा डिटेल्स धीरे धीरे आपको बताऊंगा। यहाँ पर आरओसी का कॉन्सेप्ट रहता है, कहाँ चला गया? डीन सर्विस, डीएससी, डॉक्यूमेंट रिलेटेड, कंप्लायंस फाइलिंग। अच्छा अभी नहीं मिल रहा है, बाद में मिलेगा तो दिखाऊंगा आपको। कभी कभी मैं खुद भी भूल जाता हूँ, ठीक है सर?
ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है मुझे, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड में बहुत सारा डेटा, एक्चुअली इसके थ्रू से ही मैक्सिमम काम हो जाता है सर। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट इवन नॉर्मली ऑफलाइन में भी होता है, लाइक आप आरओसी के ऑफिस में जाओगे, जैसे कोलकाता में आरओसी, कोलकाता में आरओसी है सर निजाम पैलेस में। ऐसे तो इंडिया में हर एक स्टेट में एक एक करके आरओसी है। ठीक है, इंडिया में हर एक स्टेट में एक एक करके आरओसी है, बट चेन्नई में और महाराष्ट्र में दो दो आरओसी है। जहां कंपनी ज्यादा होता है ना, जहां कंपनी ज्यादा होता है वहां पर आरओसी ज्यादा होता है। ठीक है, जहां कंपनी ज्यादा होता है वहां आरओसी ज्यादा होता है। जैसे कि दो स्टेट ऐसा है जहां पर दो आरओसी है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ये सर लॉगिन करने के बाद आप इस पे जा सकते हैं। तो एमसीए सर्विस में एमसीए लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन आईडी जिनके पास होता है जो काम करता है वो लॉगिन क्रिएट करके आप इसमें आरओसी का डिटेल्स में भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को फ्यूचर में जब जरूरत होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, कि कैसे क्या चीज आप अंदर में जाके लॉगिन करके फाइंड आउट कर सकते हो। ना क्वेश्चन क्या है सर, बात ऐसा है, कहाँ चला गया ये रहा सर। Section 399 of the Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar or make a record of the same. मतलब उस रिकॉर्ड भी अपने पास रख सकता है और गेट ए कॉपी और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी कंपनी और ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फीस, एक फीस जमा करना पड़ता है। Memorandum of Article of Association, memorandum and article of association of a company when registered with register of companies become a public document. आजकल कंपनी के साइट में मिल जाता है and they are available for inspection to any person on the payment of a nominal fees. In other words, section 399 confers the right to inspection of all. Section 399 ये confirmation देता है the right of inspection to all. It is therefore the duty of every person dealing with a company to inspect its documents and make sure that his contract is in conformity with their provisions, but whether a person read them or not. आप पढ़ो या ना पढ़ो, ये एज्यूम कर लिया जाएगा, इट विल बी प्रिज्यूम दैट ही नोज द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मानो कि आपने उठाया कंपनी के रजिस्टर के पास जाके किसी भी कंपनी का डेटा को आपने उठाया, बिकॉज ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एमओए एओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एमओए को आपने उठाया, आपने कलेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिकली या फिर फिजिकली, उसके बाद आप घर पे रख दिया, फिर भी ये प्रिजम्पशन किया जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा you know the content of the document. This kind of presumption implied notice is called constructive notice. मतलब एमओए एओए, जैसे मानो कि ये जो मैंने आपके सामने ये जो निकाला, ये क्या है, ये जो मैं तब से आपको दिखाया जा रहा हूँ पेटीएम का या टाटा पावर्स का, ये जो मैं आपको दिखाया जा रहा हूँ सर, ये क्या बताना चाहता हूँ? ये मैं आपको वही बताना चाहता कि अगर ये मैंने कलेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्ट किया, इसका मतलब अगर मैं इसको ना भी पढ़ता हूं, अगर इसके अंदर डिटेल्स में मैं ना भी देखता हूं कि 197 कम्युनिकेशंस का एमओए क्या है, एओए क्या है, फिर भी ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ये प्रिजम्पशन कर लिया जाएगा कि आपको सब कुछ पता है। और ये जो सब कुछ पता है आपको, ये जो मान लिया जाता है ना, इसी कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। जैसे इंस्टीट्यूट में या चार्टर्ड इंस्टीट्यूट में या कॉस्ट इंस्टीट्यूट में या कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट में आप जब एडमिशन करते हो, चाहे आप इंस्टीट्यूट का रूल्स रेगुलेशन रीड करो या ना करो, ये मान लिया जाता है ना सर कि आपको सब कुछ पता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा। प्रोस्पेक्टस इसीलिए इंस्टीट्यूट देता है आप लोगों को जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है, तो इसी के अंदर सारा चीज लिखा होता है। जब एग्जाम का फॉर्म फिलअप होता है, जैसे सीए फाउंडेशन का न्यू डेट निकाला है सर, कुछ दिन में फॉर्म फिलअप का टाइम आएगा, आप लोग मुझे याद दिला देना जिन लोगों का फाउंडेशन का एग्जाम। सर बात को ध्यान से सुनना कि जब भी इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट करेगा उसका रूल्स रेगुलेशंस भी साथ में बता देता है। अब अगर आप पढ़ो या ना पढ़ो, एडमिट कार्ड के पीछे लिखा रहता है, फिर भी ये मान लिया जाता है कि भाई ये तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। हाँ सर, ये सर नो, बात समझ में आ रहा है? हेलो सर, बोलो। यही होता है ना सर, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस।
अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या कनेक्शन है ये बताऊंगा। मैं आज थोड़ा सा इसलिए आज ही छोड़ करा देता, बट आज मैं इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि लोड हो सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको अल्ट्रा वायरस पढ़ाया, फिर एक साथ इंडोर मैनेजमेंट कराऊंगा ना, आपको लगेगा कि सिर्फ थोड़ा एक ही दिन में पूरा एकदम दिमाग खा लोगे क्या, बिकॉज ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैंने इंडोर मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा और साथ में मैं तुर्कवान रूल भी बताऊंगा और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस को भी कनेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर जाके ये बेसिक्स कवर हो जाएगा। जिन लोगों का बेसिक्स अभी लाइव नहीं हुआ, मतलब अगर मानो कि उसका स्टार्टिंग लेक्चर्स मिस है, तो वो पहले अभी कर लेगा, फिर बाद में मैं जब फिर से बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ कराऊंगा और एक बार फिर कर लेगा। ठीक है, तो ठीक है सर, आज मेरा डिस्कशन इतना ही रहेगा। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का नोट्स अगर किसी को नहीं मिला, मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और जिनके पास है वो गो थ्रू करना चालू करें। ठीक है सर, आज नेटवर्क इशू रहा है, मैं क्लास जब अपलोड कर लूंगा ना, तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज आज बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहा। ठीक है, बोलो सर, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर, फिर टाटा, फिर गुड नाइट, बाय सर।